इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के बैक टू बैक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ट्रांसफार्मर के बैक टू बैक टेस्ट का मकसद क्या होता है और उसको किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। ट्रांसफार्मर के बैक टू बैक टेस्ट का मकसद ट्रांसफार्मर के लॉसेस यानी आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस को मालूम करना है और एफिशिएंसी को मालूम करना होता है। और इसके अलावा लोड कंडीशंस के तहत ट्रांसफार्मर में जो हरारत बढ़ती है, यानी जब ट्रांसफार्मर को चलाया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, तो उसमें वाइंडिंग और ऑयल के गर्म होने से ट्रांसफार्मर का जो दर्जा हरारत होता है, जो थर्मामीटर बता रहा होता है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो उसको भी मालूम किया जा सकता है इस बैक टू बैक टेस्ट के ज़रिए। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो सबसे अहम शर्त है वो ये है कि दो एक जैसे ट्रांसफार्मर्स लाजमी तौर पे हों। यानी हम कहते हैं कि ऐसे ट्रांसफार्मर जिनकी केवीए रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग यानी हर लिहाज से यानी आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर्स होने चाहिए, तो तब हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। इस टेस्ट को ट्रांसफार्मर का लोड टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ट्रांसफार्मर का लोड दूसरे ट्रांसफार्मर पे डाला जाता है। बैक टू बैक टेस्ट को समझने के लिए ये डायग्राम देखें। इसमें दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर्स को इस्तेमाल किया गया है। इसमें ये ट्रांसफार्मर 1 है और ये ट्रांसफार्मर 2 है। ये ट्रांसफार्मर 1 की प्राइमरी और ये ट्रांसफार्मर 2 की प्राइमरी वाइंडिंग है, जबकि ये ट्रांसफार्मर 1 की सेकेंडरी और ये ट्रांसफार्मर 2 की सेकेंडरी है। अब इसमें दोनों ट्रांसफार्मर्स की जो प्राइमरी वाइंडिंग्स हैं उनको इस तरह से जोड़ा जाता है कि वो एसी सप्लाई सोर्स के पैरेलल में होते हैं। यानी दोनों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग्स को एसी सप्लाई सोर्स के पैरेलल में जोड़ा जाता है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग्स को सीरीज़ में और फेज़ अपोजिशन में जोड़ते हैं। वो इस तरह से कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है पॉइंट एक्स और वाई के दरमियान वो ज़ीरो होना चाहिए। ये जो V3 लगाया जाता है, इसका मकसद यही होता है कि हमें पता चले कि इनको हमने सीरीज़ में और फेज़ अपोजिशन में इस तरह से जोड़ा है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई करंट नहीं चलेगी और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो फेज़ अपोजिशन में जोड़ने का ये तरीका होता है कि अगर हमें ट्रांसफार्मर की सेकेंडरीज की पोलैरिटी का पता हो तो उनको एक जैसी पोलैरिटी वाले सिरों को आपस में जोड़ा जाता है। यानी इस तरह से कि ये जो दो टर्मिनल आपस में जोड़े गए हैं ये दोनों सेम होने चाहिए, और वो दो टर्मिनल जो V3 के साथ जोड़े गए हैं वो भी सेम होने चाहिए। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं। वैसे भी जब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं तो हम कंफर्मेशन के लिए V3 लगाते हैं और थोड़ी सी सप्लाई ऑन करके चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो वोल्ट मीटर है वो कोई वोल्टेज शो कर रहा है कि नहीं, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो लाजमी तौर पे ज़ीरो होने चाहिए। अब इसमें देखें कि जो प्राइमरी साइड है जिसमें प्राइमरी को पैरेलल में सप्लाई के जुड़ा हुआ है, उस साइड पे एक वोल्ट मीटर लगाया जाता है जो अप्लाई किए जाने वाले वोल्टेज को मेजर कर रहा होता है। एम्पेयर मीटर को सीरीज़ में लगाया जाता है जो सर्किट में चलने वाली करंट को बता रहा होता है। वाट मीटर जो लगाया जाता है ये पावर बता रहा होता है कि सर्किट में कितनी पावर है। ये बेसिकली उस वक्त आयरन लॉसेस बताता है जब हम बैक टू बैक टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब देखें जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उनको फेज़ अपोजिशन में और सीरीज़ में जोड़ के उस साइड पे एक रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर लगा के इस साइड को सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। इस साइड पे भी एक वोल्ट मीटर लगाया जाता है, एक एम्पेयर मीटर और एक वाट मीटर लगाते हैं। अब जो सेकेंडरी के कनेक्शन है इस साइड पे एक स्विच लगाया जाता है ताकि इस सर्किट को ऑन या ऑफ़ किया जा सके। उसमें उसकी रीज़न ये है कि ये जो टेस्ट है इसको हम दो हिस्सों में परफॉर्म करते हैं। पहले स्टेप में हम सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग को रेटेड वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं, जो सेकेंडरी वाइंडिंग का ये सारा सर्किट है उसको इस स्विच को ओपन रख के डिस्कनेक्ट रखते हैं। तो पहले स्टेप में हमने ये मालूम करना होता है कि इन दोनों ट्रांसफार्मर्स के कुल आयरन लॉसेस कितने हैं, और दूसरे स्टेप में जब इस स्विच को क्लोज़ किया जाता है उस सूरत में हम मालूम करते हैं कि इन दोनों ट्रांसफार्मर्स के कॉपर लॉसेस कितने हैं। तो जो पहला स्टेप होता है जिसमें हम आयरन लॉसेस को मालूम करते हैं वो बिल्कुल ओपन सर्किट टेस्ट की तरह परफॉर्म किया जाता है, और जो दूसरे स्टेप में कॉपर लॉसेस को मालूम करने के लिए टेस्ट किया जाता है वो बिल्कुल ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तरह परफॉर्म किया जाता है। तो चलें, जब हम ये सारे कनेक्शन मुकम्मल कर लेते हैं तो पहले स्टेप में इस स्विच को ओपन रख के ट्रांसफार्मर्स की जो प्राइमरी वाइंडिंग्स हैं उनको रेटेड वोल्टेज प्रोवाइड किए जाते हैं।
रेटेड वोल्टेज से मुराद कि अगर ये दोनों ट्रांसफार्मर, चूँकि ये आइडेंटिकल हैं, इन दोनों के वोल्टेज करंट पावर एक जैसी हैं, तो लेट्स सपोज कि इन दोनों ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरीज की वोल्टेज रेटिंग है वो 220 वोल्ट है। तो अब हमने ये जो पहले स्टेप में प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, तो हमने मालूम करना है इसके आयरन लॉसेस को। तो आयरन लॉसेस को मालूम करने के लिए रेटेड वोल्टेज फ्राहम किए जाते हैं, यानी जब हम एसी सप्लाई ऑन करेंगे तो 220 वोल्टेज इन ट्रांसफार्मर्स की प्राइमरीज को अप्लाई किए जाते हैं। इस वक्त अभी स्विच ओपन है, तो इस वक्त जो रीडिंग्स आएंगी वो ये अप्लाइड वोल्टेज होंगे, क्योंकि हम 220 वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो ये 220 वोल्ट रीडिंग दे रहा होगा। इस वक्त जो अम्पेयर A1 अम्पेयर मीटर A1 है, ये बता रहा होगा दोनों ट्रांसफार्मर्स की कुल नो लोड करंट को, यानी जो एक ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट है मल्टीप्लाई बाई 2, यानी ये बताएगा 2I0। तो इसको 2 से डिवाइड करके किसी भी एक ट्रांसफार्मर की नो लोड करंट को मालूम किया जा सकता है। अब जो वाट मीटर है ये बता रहा होगा दोनों ट्रांसफार्मर के कुल आयरन लॉसेस को, यानी ये WI आयरन लॉसेस को बताएगा, लेकिन इसकी जो रीडिंग होगी वो दोनों ट्रांसफार्मर्स के कुल आयरन लॉसेस होंगे, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2WI। चूँकि ट्रांसफार्मर्स आइडेंटिकल है तो एक ट्रांसफार्मर के आयरन लॉसेस को मालूम करने के लिए इस रीडिंग को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो आ जाती हैं दोनों ट्रांसफार्मर्स के अलग-अलग से आयरन लॉसेस कितने हैं। दूसरे स्टेप में ये करते हैं कि जब हम ये रीडिंग्स ले चुके होते हैं तो इस स्विच को क्लोज़ करने से पहले इस रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर की नाप को 0 पे एडजस्ट करते हैं, और उसके बाद सप्लाई को ऑन करके आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज इस तरह से बढ़ाते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो ट्रांसफार्मर्स हैं इन दोनों की सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट रेटिंग क्या है, क्योंकि ये टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तरह परफॉर्म होना है। तो लेट्स सपोज कि ये जो ट्रांसफार्मर्स हैं इनकी सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट रेटिंग है 0.25 अम्पेयर। अब हम ये करेंगे कि जब रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर को रोटेट करेंगे वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, उस वक्त हमारी अटेंशन होनी चाहिए इस अम्पेयर मीटर A2 पे, कि उस वक्त तक हमने वोल्टेज बढ़ाने हैं जब तक कि ये मीटर इन दोनों ट्रांसफार्मर्स की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, यानी दोनों की सेम है, जो हमने फ़र्ज़ की कि 0.25 अम्पेयर है, तो जब ये मीटर 0.25 अम्पेयर करंट शो करेगा उस वक्त तक हमने वोल्टेज बढ़ाने, और जब ये रीडिंग हो जाएगी 0.25 अम्पेयर तब हमने मज़ीद वोल्टेज नहीं बढ़ाने। इस वक्त जो V2 रीडिंग बता रहा होगा ये, इसको हम कहते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट वोल्टेज है, VSC है, जो कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज रेटेड वोल्टेज का आमतौर पे 5 से 15% होते। जो W2 है वो बता रहा होगा दोनों ट्रांसफार्मर के कुल कॉपर लॉसेस को, यानी ये जो रीडिंग आएगी ये कॉपर लॉसेस WC होंगे, और ये रीडिंग बराबर होगी 2WC, यानी दोनों ट्रांसफार्मर्स के कुल कॉपर लॉसेस। तो किसी भी एक ट्रांसफार्मर के जो कि दोनों के बराबर होने हैं उसको मालूम करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे WC/2, तो ये दोनों ट्रांसफार्मर के अलग-अलग से कुल कॉपर लॉसेस यानी फुल लोड कॉपर लॉसेस कैलकुलेट हो जाएंगे। तो जब ये प्रैक्टिकल 2 स्टेप्स में परफॉर्म कर चुके होते हैं, सारी रीडिंग्स नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। जैसे हमने पहले ही कहा कि इस टेस्ट के ज़रिए हम आयरन लॉसेस को मालूम करते हैं, कॉपर लॉसेस को मालूम करते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी को मालूम कर सकते हैं, और अगर ऑयल मस्ट ट्रांसफार्मर है यानी ऑयल से भरे हुए ट्रांसफार्मर है तो हम जो टेम्परेचर राइज़ होता है ऑन लोड कंडीशन में उसको मालूम कर सकते हैं। तो देखिए जैसे पहले बात हो गई कि आयरन लॉसेस को मालूम करने के लिए हमारे पास जो W1 की रीडिंग आई थी, जो W1 की रीडिंग थी, लेट्स सपोज हमारे पास वो आई है 10 वाट। तो अगर हमने इसको हम लिख सकते हैं कि 2WI है जो रीडिंग है W1 की। तो अगर हमने आयरन लॉसेस मालूम करने हैं किसी एक ट्रांसफार्मर के, तो WI इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 वाट। अब जो हमारे पास रीडिंग थी W2 की,
जिसको हम कह रहे हैं कि क्योंकि ये दोनों ट्रांसफार्मर के कुल कॉपर लॉसेज हैं 2 WC, लेट्स सपोज के वो 12 वाट थे। तो हमने अगर एक ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉसेस को मालूम करना है तो इस रीडिंग को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये आ जाएंगे एक ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉसेस। अब जब क्या हमने एफिशिएंसी को मालूम करना है, हम कहते हैं कि इस टेस्ट के ज़रिए हम मैक्सिमम एफिशिएंसी को मालूम करते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जब हम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को सीरीज़ में और फेज़ अपोजिशन में जोड़ते हैं तो उस वक़्त ये जो एक ट्रांसफार्मर का लोड हम दूसरे पे हमने डाला होता है, तो उस वक़्त जो इन दोनों के फ्लक्सेस हैं फेज़ अपोजिशन में जुड़े होने की वजह से वो एक दूसरे के असर को ज़ायल कर देते हैं। यानी जब हमने ट्रांसफार्मर्स को इस तरीके से जोड़ना है सीरीज़ में और फेज़ अपोजिशन में, उस वक़्त ये ट्रांसफार्मर जिसका लोड हमने पहले वाले ट्रांसफार्मर पे डाला हुआ है उसको हम कहते हैं कि ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट के तौर पे काम कर रहा है। यानी कि उस सूरत में जो पावर फैक्टर है ट्रांसफार्मर का वो यूनिटी होता है। तो एफिशिएंसी मालूम करने के लिए एक हम फार्मूला यूज़ करते हैं, ईटा इज़ इक्वल टू आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस लॉसेस, और परसेंटेज में निकालने के लिए ज़रब 100 करते हैं, ये आ जाएगा परसेंटेज एफिशिएंसी। अब जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट है, जो ट्रांसफार्मर के रेटेड वोल्टेज है जो उसकी नेम प्लेट पे लिखे होते हैं, जैसे हमने प्राइमरी के 220 लिए तो लेट्स सपोज के जो सेकेंडरी वाइंडिंग के हैं वो भी लेट्स सपोज के 220 वोल्टेज हैं रेटेड, और रेटेड करंट है 0.25, तो आउटपुट आएगी आउटपुट इज इक्वल टू V2I2 cos phi2। कमर्शियल एफिशिएंसी मालूम करने आउटपुट और जितने भी ये लॉसेज हैं इसको हमने वाट्स में लेना है, तो वाट होता है VI cos phi, यानी V2I2 cos phi2। अब इसमें cos phi2 हम यूनिटी लगाएंगे, जैसे पहले भी बताया गया है कि दोनों ट्रांसफार्मर्स को मुखालिफ फेज़ में जोड़ा गया है, तो इनकी जो रिएक्टेंस है वो एक दूसरे के असर को ज़ायल कर देती है। इस वजह से ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी होता है। तो अब V2 220 वोल्टेज और I2 0.25 एम्पेयर और पावर फैक्टर यूनिटी है, तो ये आ जाएगी आउटपुट। अब इसमें जो लॉसेस मालूम किए हुए हैं उसको फार्मूला में लगा के एफिशिएंसी को मालूम कर लिया जाता है। यानी हमारे पास जो आउटपुट है, जो भी कैलकुलेशन में वैल्यू आएगी, आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस जो लॉसेज है, ज़रा 100 करके एफिशिएंसी को मालूम कर लिया जाता है। अब इसमें 3 चीज़ें मालूम हो गई, एक ये कि आयरन लॉसेस को मालूम किया, दूसरा कॉपर लॉसेस को मालूम किया, और तीसरा ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी को मालूम किया। अब जो बड़े साइज़ के ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जो ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर होते हैं जिनके अंदर ऑयल भरा होता है, उनके टेम्परेचर को मालूम करने के लिए जब इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है तो उसमें इनिशियल कंडीशन पे ये करते हैं कि जब ये टेस्ट शुरू किया जाता है, जब ये टेस्ट परफॉर्म करने लगते हैं तो उस वक्त हम थर्मामीटर से चेक कर लेते हैं कि क्या टेम्परेचर है वाइंडिंग का और दर्जा हरारत का। तो लेट्स सपोज कि उस वक्त जो ऑयल का दर्जा हरारत थर्मामीटर बता रहा है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, और फिर ये करते हैं कि इस टेस्ट को 1 घंटे के लिए चला रहने देते हैं। यानी कि ट्रांसफार्मर्स को हम छोड़ देते हैं कि 1 घंटे के लिए ये जो ट्रांसफार्मर्स हैं ये फुल लोड पे काम करते हैं। तो 1 घंटे के बाद या कुछ टाइम के बाद हम चेक कर लेते हैं कि टेम्परेचर में क्या चेंज आई है। तो लेट्स सपोज के जो टेम्परेचर में चेंज आई है, पहले 60 डिग्री सेंटीग्रेड थे जब हमने टेस्ट परफॉर्म शुरू करना किया, और उसके बाद जब हमने 1 घंटे के बाद चेक किया तो टेम्परेचर हो गया 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से पता चल जाता है कि जो टेम्परेचर राइज़ है 1 घंटे में जब ट्रांसफार्मर को फुल लोड पे चलाया जाता है तो वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी इस टेस्ट के ज़रिए आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस, मैक्सिमम एफिशिएंसी और टेम्परेचर राइज़ को चेक किया जा सकता है।